हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फिर से आपका बहुत वेलकम है। और आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर एटम होता क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें अगर एटम की, तो अगर मैं बोलूँ तो एटम क्या होता है। एटम एक ऐसा पार्ट है, या हम क्या कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको मैं और भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम और भी डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कह रहे हैं, एटम कह रहे हैं। और एटम के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, 3 पार्टिकल्स होता है एटम के अंदर में। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, सेकेंड होता है प्रोटॉन और थर्ड होता है न्यूट्रॉन। तो 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो किसी भी एटम का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ये कोई एटम है, तो एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम में अगर आप मैं देखूँ तो ये जो बीच वाला होता है इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, घूमता रहता है। तो इस तरह से ये एटम का स्ट्रक्चर है। अब मैं एटम के फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हम थोड़ा जनरल आइडिया लें तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, जबकि प्रोटॉन को हम पी से और न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम सिंपली चार्ज के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस होता है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये आप चीज़ों को यही याद रखिए। उसी तरह से अगर मैं इसमें मास की बात करूं, ठीक है, मास की अगर हम बात करें तो मास में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो क्या होगा आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻34 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। जबकि अगर हम प्रोटॉन की बात करूं तो ये होगा 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। और जस्ट अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा, ये भी सेम ही है, 49 इंटू 10⁻27 kg। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों समथिंग एक ही हैं। तो इसलिए अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं तो रिलेटिव मास में क्या कहला जाएगा, अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं तो रिलेटिव मास अगर मैं कहना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं 9.1 इतना छोटा होता है, इसका इतना कम वेट का है वो, किसको मैं रिलेटिव मास कितना मान सकता हूं, 0। हम अपने काम में यूज़ करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को हम बार बार, इतना छोटा वैल्यू है ये कि हम इसको कितना मान सकते हैं, 0। उसी तरह से प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है वो 1 मानूंगा, और जबकि न्यूट्रॉन का भी हम कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि समथिंग फोर्थ डिजिट में, थर्ड और फोर्थ डिजिट में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आप देखोगे तो एक ही मास है दोनों का। तो इस तरह से ये एटम का एक जनरल आइडिया आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फिर चार्ज का भी एक होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। उसी तरह से अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज भी होता है 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। तो इस तरह से कोई भी एटम के बारे में इतना जनरल आइडिया आपको जरूर पता होना चाहिए। साथ में डिस्कवर के लिए अगर मैं बात करूं तो डिस्कवर, इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे जे थॉमसन। जबकि प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था चैडविक।
ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं चार्ज यहाँ कुछ भी नहीं होगा इसका, क्योंकि चार्जलेस है, हमने कह दिया न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस पार्टिकल है, तो इसमें कोई चार्ज होगा नहीं। तो ये एटम के बारे में आप कम से कम इतना बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम बारी बारी से चार्ज, मास और उस पर कौन सा चार्ज, रिलेटिव मास क्या है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। इसीलिए हम इस तरह से हम इसको लिखते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E-, प्रोटॉन को हम P+ और न्यूट्रॉन में चार्जलेस होने के कारण हम उसको क्या लिख देते हैं, N, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कैथोड रे क्या होता है और कैथोड रे को कैसे डिस्कवर किया गया। मतलब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हमने आपको बता दिया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं किसी भी एटम में। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कह रहे हैं, कैथोड रे। तो सबसे पहले कैथोड रे, जिसको बाद में चलकर इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह से उसको डिस्कवर किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इन चीज़ों को याद रखिए कि कैथोड रे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम बात करते हैं कि कैथोड रे को कैसे डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले इसका जो एक, इसको हम बोल सकते हैं, तो कैथोड रे को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ का यूज़ किया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया गया। हम वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसी डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से क्या किया गया था, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो इस ट्यूब के बारे में हम सबसे जानते हैं। जो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें क्या किया गया है, जो प्रेशर है वो बहुत ही लो प्रेशर यूज़ होता है, लो प्रेशर यूज़ होता है, जबकि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज यूज़ होता है। हाई वोल्टेज कितना, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास हाई वोल्टेज का यूज़ हम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वाले प्लेट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले प्लेट को नाम दिया जाता है कैथोड, जबकि इस वाले प्लेट को नाम दिया जाता है एनोड। और आप देख सकते हैं ये वैक्यूम ट्यूब से कनेक्ट होता है। ये जो आगे होता है, ये जो आगे पाइप जाता है, वो वैक्यूम ट्यूब से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, किसके डिस्कवर के लिए, कैथोड रे के डिस्कवर के लिए। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में जब हम किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब, जो हमने यहाँ लिया है डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम जब ऑन करते हैं तो हम एक तरफ जिंक सल्फाइड लगा देते हैं। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, मैं कह सकता हूँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। आपको फ्रेंड्स ये मालूम होना चाहिए कि जो जिंक सल्फाइड होता है वो एक प्रकार का फ्लोरेसेंट केमिकल है। फ्लोरेसेंट केमिकल किसको कहते हैं, ऐसा केमिकल जिसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक रे, जिसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी चार्जेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो उसमें चमक पैदा होती है। तो इसीलिए हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिया है। तो जैसे ही क्या किया जाता है, जब इस सेटअप को ऑन किया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलते हैं और हमको मालूम है कि हमेशा करंट क्या होता है, करंट इस तरफ जाएगा, तो करंट के अपोजिट हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाता है, तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है, इनविजिबल रे होता है। इनविजिबल रे मतलब हमको जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जब वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ बढ़ता है, तो जैसे ही जिंक सल्फाइड से टकराता है, जिंक सल्फाइड से टकराकर एक फ्लोरोसेंट मतलब एक चमक पैदा करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, बार बार जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, तो इलेक्ट्रॉन बार बार कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती है, और कैथोड से निकलने के कारण ही इस रे को हमने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे का नाम दे दिया। तो इस तरह से कैथोड रे को डिस्कवर किया गया। अब इसमें बारी ये आती है कि कैथोड रे पे कौन सा चार्ज है। तो कैथोड रे पे कौन सा चार्ज है, ये कैसे खोजा गया। तो कैथोड रे किस तरफ जा रही है, आप देख सकते हो। कैथोड रे को अगर मैं निगेटिव बोल रहा हूँ तो ये होता है पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण इसको हम मान लेते हैं कि कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। क्योंकि जो भी चीज़ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब उसमें क्या होगा, हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हमने ये भी जान लिया कि जो कैथोड रे होता है वो कौन सा चार्ज का होता है, वो होता है निगेटिव चार्ज का। इसी तरह से कैथोड रे की खोज की गई और धीरे से उसी कैथोड रे को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह का सेटअप था। आप ये सेटअप अपने नोट्स में बना लीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप जैसे ही ऑन करते हैं, निगेटिव जाता है, निगेटिव कैथोड से निकलने के नाम से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, कैथोड रे। और इसी को बाद में बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया जी।
अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे को डिस्कवर किया गया, वैसे ही आगे चल के प्रोटॉन मतलब एनोड रे को भी डिस्कवर किया गया। कैसे ये डिस्कवर हुआ? क्योंकि सारी दुनिया ये जानती थी जिस समय ये डिस्कवर हुआ था कि जो आपका एटम होता है वो न्यूट्रल चार्ज का होता है, मतलब उसमें हम कह सकते हैं वो न्यूट्रल होता है, मतलब जितना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एटम में उतना ही उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इससे ये हम लॉजिक लगा सकते हैं कि किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें ज़रूर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इस तरह से बिल्कुल इसी सेटअप में बस हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा कर दिया। हम इस पहले क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि यहाँ एक जिंक सल्फाइड हमने एक लगाया था, तो जिंक सल्फाइड जैसे हमने एनोड पे लगाया था वैसे ही अब हम एक दूसरा जिंक सल्फाइड हमने किस तरफ लगा दिया, कैथोड की तरफ लगा दिया। ये हमारा जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन है। अब क्या होता है, जैसे हम इस सेटअप को ऑन करते हैं, हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से कैथोड से एनोड की तरफ जाता है और इधर जो जिंक सल्फाइड है उससे टकरा के वो फ्लोरोसेंट चमक पैदा करता है, जिससे हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे होती है। अब वैसे ही इसी सेटअप में क्या होता है, जब प्लस चार्ज जाता है तो प्लस चार्ज इधर से निगेटिव प्लेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण जो इसका नाम पड़ा एनोड रे पड़ा, क्योंकि ये जो इनविजिबल रे होती थी वो कहाँ से निकलती थी, एनोड से निकलती थी। तो एनोड से निकलने के कारण इसको एनोड रे कहा गया। बाद में इसी को ही क्या कह दिया गया, प्रोटॉन कह दिया गया। और हमें चार्ज का भी आइडिया हो गया, पॉजिटिव से निकल के आ रहा है, मतलब जो एनोड होगा वो कौन से चार्ज का होगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, जिससे आगे चल के प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो बिल्कुल सेम एक ही सेटअप था, एक ही सेटअप से कैथोड रे और एनोड रे दोनों को डिस्कवर किया गया। और फ्रेंड्स एनोड रे को ही बाद में जाके कैनोल रे का भी नाम देते हैं। तो आप कई जगह इसको एनोड रे भी बोल देते हैं और कई जगह इसको कैनोल रे के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कैथोड रे और एनोड रे के बाद जो तीसरा पार्टिकल था, मतलब एटम में 3 पार्टिकल में से 2 पार्टिकल जिसको हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहा था, उसके डिस्कवर के बाद हम तीसरे पार्टिकल की बात करेंगे जो है आपका न्यूट्रॉन। काफ़ी समय के बाद इसको डिस्कवर किया गया। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया, एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उस रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट के दौरान चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कैसे इसको डिस्कवर किया गया। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें बेरिलियम को रिएक्ट कराया जा रहा था अल्फ़ा रे से। अल्फ़ा रे हम किसे कहते हैं अभी मैं बताऊंगा। अल्फ़ा रे मतलब आप लिख सकते हैं 2, 4। तो जब इसको आगे चल के क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो हमको मिला कार्बन 6, 12 और एक हमको एक एक्स्ट्रा पार्टिकल मिला जिसमें हम कह सकते हैं चार्ज तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसका जो मास था वो कितना था, 1। तो इस तरह से डिस्कवर किया गया। इसे ही आगे चल के क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो चैडविक नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, बेरिलियम पर हीलियम को रिएक्ट करवाया। हीलियम मतलब अल्फ़ा रे, इसको रिएक्ट करवाया और हमको कार्बन 6, 12 के साथ एक ऐसा भी पार्टिकल मिला जिसका वेट क्या था, वेट तो 1 था लेकिन उसमें कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं था, वो बिल्कुल चार्जलेस था। आगे चल के उसे ही क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम में, तीनों को डिस्कवर कर लिया गया। अब हम देखते हैं ये अल्फ़ा रे क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। तो असल में होता ये है कि हम जानते हैं कि हीलियम के अंदर जो एटॉमिक नंबर 2 और जो इसका एटॉमिक वेट 4 होता है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हीलियम एलिमेंट से जब 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं रिमूव कर दूं तो हीलियम 2+ बनेगा। तो इसी तरह हीलियम में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल बन जाता है। और अल्फ़ा पार्टिकल किस चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि ये जो अल्फ़ा रे या अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने ये भी जान लिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मॉडल है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस मॉडल ने एक्सप्लेन किया, उस मॉडल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं
मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जिसको हम वाटरमेलन कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। क्यों वाटरमेलन कॉन्सेप्ट कहा जाता है? क्योंकि जो थॉमसन थे उन्होंने इस मॉडल को वाटरमेलन फ्रूट से कंपेयर किया था। तो इस एटॉमिक मॉडल में क्या कहा गया? इस एटॉमिक मॉडल में माना गया कि जो एटम होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है? वो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह होता है। जैसे वाटरमेलन में आपने देखा है कि वाटरमेलन में जो मैक्सिमम रेड पार्ट होता है, वाटरमेलन में आप देखोगे जो फ्रूट होता है वाटरमेलन, तरबूज, तो तरबूज के फल में आप देखोगे कि जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या होता है? रेड होता है। जबकि उसके बिल्कुल बीच बीच में आप देखोगे वाटरमेलन के बीच बीच में उसके क्या पाए जाते हैं? उसके सीड्स पाए जाते हैं, उसके बीज पाए जाते हैं। तो इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग थॉमसन ने भी अपना एक मॉडल दिया। इसमें क्या कहा उन्होंने? उनका जो पहला स्टेटमेंट था कि जो किसी भी एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किससे होता है? मैक्सिमम पार्ट पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एटम हो उस एटम में मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन चारों तरफ क्या होगा? बिल्कुल फैला हुआ होगा। और उसी तरह से जैसे आप देखते हैं कि वाटरमेलन के बीच बीच में उसके बीज पाए जाते हैं, उसी तरह हमारे एटम के भी बीच बीच में क्या पाए जाएंगे? उसके सीड्स की तरह हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किसी भी फ्रूट में मतलब किसी भी एटम में एटम के बीच बीच में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो इस तरह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल बिल्कुल दो ही चीज़ों को अच्छे से बता पाया। और दो ही चीज़ों को में उन्होंने क्या क्या बताया? पहला तो उन्होंने बताया कि किसी भी एटम का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो किसके डिस्ट्रीब्यूशन से फैला होता है? मैक्सिमम पार्ट प्रोटॉन से बना होता है, पूरा प्रोटॉन चारों तरफ उसमें फैला होता है एटम में। और बीच बीच में जैसे बीज होते हैं वैसे बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल स्टेशनरी एक ही जगह पे स्थायी होते हैं। ये कहा उन्होंने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पे। लेकिन थॉमसन एटॉमिक मॉडल आगे चल के कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से ड्रॉबैक थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक था कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो क्या मानता था? इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहला ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या माना? स्टेशनरी माना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं, स्थायी होते हैं, ये माना, जो कि आगे चलकर इस चीज़ को गलत साबित किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो पहला ड्रॉबैक था ये। सेकंड, इसमें कहा गया कि जो एटम होता है वो सॉलिड होता है, एटम्स आर सॉलिड। ठीक है, जो सेकंड ड्रॉबैक था वो क्या कहलाता है कि एटम्स को इन्होंने क्या माना? इन्होंने सॉलिड माना, जबकि ये भी क्या था? गलत था। एटम एक सॉलिड नहीं होता, बल्कि आगे चल के हम आपको बताएंगे कि एटम का सिर्फ न्यूक्लियस जो होता है वही सॉलिड होता है, उसी को हम सॉलिड की तरह मान सकते हैं, बाकी पूरे एटम को हम सॉलिड नहीं मान सकते। तो पहला जो ड्रॉबैक है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी माना, जबकि असल में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता, स्थायी नहीं होता, वो कंटिन्यू क्या करते रहता है? रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। उसी तरह से जो सेकेंड बोला गया है कि एटम्स को इन्होंने क्या माना? सॉलिड माना, जबकि एटम सॉलिड नहीं होता। जो थर्ड ड्रॉबैक है, थर्ड ड्रॉबैक में ये बोला गया कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एटम में, डिस्ट्रीब्यूट ऑल एटम। ठीक है, तो तीसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि वो कह रहे थे कि एटम क्या होता है? पूरे एटम में जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है मतलब प्रोटॉन है वो क्या होता है? इक्वल रूप से क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भी चीज़ गलत है। ठीक है, तो इस तरह से थॉमसन एटॉमिक मॉडल के 3 जो ड्रॉबैक्स थे वो प्रॉब्लम क्रिएट किए इस कॉन्सेप्ट के लिए, जिसको आगे चल के रदरफोर्ड ने उसको क्या किया? क्लियर किया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं थॉमसन मॉडल के फेलियर के बाद आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किस पे डिपेंड था? वो है आपका अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ उसको देखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले रदरफोर्ड का एक सेटअप देखते हैं, उन्होंने कौन कौन सा एक सेटअप लगाया। तो सबसे पहला ये हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक होता है रेडियो एक्टिव गन, ये हम समझ सकते हैं रेडियो एक्टिव गन है, जिसमें क्या निकलते हैं? जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। ठीक है, इसको मैं सोर्स ऑफ
अल्फ़ा पार्टिकल भी कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ में बना सकते हैं हम, ये होता है आपका ये गोल्ड पेपर और ये है हमारा जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से सेटअप था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इस सेटअप में आपको बता देना चाहते हैं कि रेडियो एक्टिव गन से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स मतलब हम जानते हैं कि He2+, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से फायर किया जाता है, तो जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है वो गोल्ड पेपर, एक थीन गोल्ड पेपर लिया जाता है, ठीक है। तो इसी गोल्ड पेपर से ये स्ट्राइक करता है, टकराता है, और टकराने के बाद इसमें से हम देख सकते हैं कि आगे चल के कहाँ टकराता है, जिंक सल्फाइड का जो एक स्क्रीन है उस पर हमने आपको बताया था कि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट केमिकल है जिसमें जब अल्फ़ा पार्टिकल जाके टकराता है तो एक चमक उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में किया गया 2-3 चीज़ें देखने को मिली, कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कि सबसे पहले देखा गया कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल को क्या किया गया, पास किया गया ऑरेंज पेपर से, गोल्ड पेपर से, उसमें से हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से सीधा चला गया, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, और इसमें से हम कुछ देख सकते हैं डिफ्लेक्ट, इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट था। तो हम बार बार रेडियो एक्टिव गन से हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को फायर कर रहे हैं जो कि गोल्ड पेपर से टकरा के क्या हो रहा है, पीछे जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है उस पर जाके वो क्या हो रहा है, फ्लोरेसेंट होते जा रहा है। तो इसको में हम और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इस गोल्ड पेपर को गोल्ड एटम बोले, ठीक, हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे ये गोल्ड एटम है आपका, गोल्ड मतलब AU, तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल फायर किया जाता है तो अल्फ़ा पार्टिकल फायर करने पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम अल्फ़ा रेस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल एटम को पार करते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और कुछ सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमको ये देखने को मिला कि कुछ अल्फ़ा रे जाकर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ अल्फ़ा रेस क्या होते हैं, जाकर बिल्कुल सेंटर पे जाकर वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जबकि कुछ को हमको देखा गया कि कुछ गए और जाकर अपने ही रास्ते पे फिर से वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो इस तरह से हमको 3 ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिला इस एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले हमको क्या पता चला, सबसे पहले हमको पता चला मैक्सिमम अल्फ़ा रे आर पास टू गोल्ड एटम, ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। अगर हम 1000 अल्फ़ा रे की बात करें तो लगभग हम वो कह सकते हैं 997 अल्फ़ा रेस क्या हो जाते हैं, सीधे सीधे एटम को क्या कर देते हैं, एटम से पार हो जाते हैं। जबकि सेकेंड ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो कुछ अल्फ़ा रेस, सम अल्फ़ा रे आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है, कुछ अल्फ़ा रे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वेरी मच अल्फ़ा रे आर रिटर्न बैक, ठीक है। तो बहुत ही कम, हम कह सकते हैं कि लगभग 1000 में से 1 या 2 अल्फ़ा रेस ऐसे होते हैं जो जिस सोर्स से निकले होते हैं उसी सोर्स पे 180 के डिग्री से वापस वो उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हमको 3 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। और 3 ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कौन कौन सा कंक्लूजन्स निकाला ये भी हम पता करते हैं। तो हम इसी ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि मैक्सिमम अल्फ़ा रेस क्या हो जाते हैं, एटम के सीधे एटम से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। इस चीज़ से क्या पता चलता है, इस चीज़ से पता चलता है कि जो एटम्स होता है उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। इसीलिए खाली होने के कारण आसानी से उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम अल्फ़ा रेस है वो क्या हो जा रहे हैं, आर पार हो जा रहे हैं। जबकि सेकेंड कंक्लूजन्स हमारा निकलता है कि
कुछ अल्फा रे क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अल्फा रे डिफ्लेक्ट क्यों होगा, आप खुद जान रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रे होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जाके किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज वाले ही पार्टिकल से टकरा रहा है। तो इससे हमको पता ये चला कि बिल्कुल एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है, ठीक है। और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही आगे चल के क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। इसी के कारण वो क्या होता था, डिफ्लेक्ट होता था। तो हमको सेकेंडरी ये मालूम चल गया कि किसी भी एटम के बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। अब हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम अल्फा रे, लगभग 1 या 1 या 2 अल्फा रे ऐसे होते हैं जो जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते पे रिटर्न हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल बीच में कोई बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हैवी पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, उसको पार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो जाके उससे टकराया और टकरा के बिल्कुल रिटर्न उसी एंगल पे वो वापस हो जाता है। तो 3 कंक्लूजन्स रदरफोर्ड का हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। अब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था कि थॉमसन का भी कोई ड्रॉबैक था, वैसे ही रदरफोर्ड के भी एक्सपेरिमेंट में या रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसमें ये है, एटम आर नॉट स्टेबल। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, एटम और नॉट स्टेबल किस लिए, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि रदरफोर्ड ने एक चीज़ क्लियर कर दिया था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी चीज़ मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल बीच बीच में नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता रहता है किसी भी एटम के चारों तरफ, ये हमको मालूम चल गया। तो इसमें से ड्रॉबैक हम क्या निकाल रहे हैं, एटम और नॉट स्टेबल का मतलब जो एक मैक्सवेल जो एक साइंटिस्ट थे, उनका ये स्टेटमेंट था कि कोई भी चार्जेबल पार्टिकल जो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी एनर्जी रिलीज, एनर्जी हम कह सकते हैं लूज़ होती होगी। तो इसका मतलब है अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई चार्जेबल पार्टिकल क्या कर रहा है, कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक टाइम ऐसे आएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके कहाँ गिर जाएगा, वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और इस तरह से एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि एटम इज एग्जिस्ट, एटम आर एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। तो एटम एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि एटम स्टेबल क्यों होता है, ठीक है ना, जबकि एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने के दौरान वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो लूज़ करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरता। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड ने, और एक्सप्लेन नहीं कर पाने के कारण हम कह सकते हैं कि पहला ड्रॉबैक यही है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एटम आर नॉट स्टेबल, एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जबकि सेकेंड जो ड्रॉबैक है, सेकेंड ड्रॉबैक ये है कि जो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है वो स्पेक्ट्रम हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन जब हमको पता चला तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिला। तो इसका भी वो जवाब नहीं दे पाए जो रदरफोर्ड थे कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइन स्पेक्ट्रम हमें क्यों मिला, जबकि मिलना हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। तो इसको भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम यहाँ मेनली हम बात करेंगे कि 2 ड्रॉबैक ही था कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन एटम स्टेबल होता है। और सेकेंड अगर हम बात करें तो जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमको मिलना चाहिए, लेकिन मिलता हमको लाइन स्पेक्ट्रम है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इसका अच्छे से एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने नहीं किया, इसीलिए रदरफोर्ड का ये 2 ड्रॉबैक माना जाएगा। तो इस तरह से रदरफोर्ड का ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ।